चलो, अब ध्यान पूरा बोर्ड पे। अगला 1 घंटा पूरी कंसंट्रेशन, बीच बीच में ब्रेक करेंगे, बट अब स्टार्ट करते हैं। आपका इस पे आ रहा है, आपने ऑन किया था, आपका शो कर रहा है, आप आईडी किसी और को दी हुई है, पता नहीं, फिर आपने शायद क्लिक किया होगा। ओके, टॉर्जन स्टार्ट करते हैं। आप पेपर में 2 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से, 2 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से। और वो क्या क्वेश्चंस आएंगे वो हम डिस्कस अभी करेंगे। लेट्स पहले टर्म को समझते हैं, टॉर्जन क्या है। पेन देना विद कैप। आपके पास अब जैसे ये पेन तो नहीं, रिफिल वाला पेन कोई होगा, आपको खोलना है, रिफिल निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, खींच के तो नहीं निकलेगी, आपको उसको इस तरीके से घुमाना पड़ रहा है। मतलब आप उस चीज में से अगर आप कोई भी चीज जैसे नट को टाइट करते हो, या कोई कैप खोलते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो, पानी की बोतल खोलते हो, खींच के नहीं निकलता वो, उसमें आप कैसे फोर्स लगा रहे हो। अगर मुझे इसका कैप खोलना है तो ये तो कैप तो खुल जाएगा। है दूसरा पेन, हाँ रे देखो। अब जैसे ये है तो क्या करेंगे, अब मैं इसको खींच के नहीं निकाल सकता, मेरे को लगाना पड़ेगा फोर्स ऐसे, फिर डिस्टेंस इस तरह से, ये चीज। तो ये जो चीज आ गई, ये टॉर्जन का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर कोई चीज मतलब है तो इसमें भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो आप डायरेक्शन बोलोगे वो अलग हो जाएगा। हम बेंडिंग मोमेंट पढ़ते थे, वो भी क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आज आपको समझ आएगा कि फोर्स का डायरेक्शन भी मैटर करता है, क्या वो बेंडिंग दे रहा है, क्या वो टॉर्जन दे रहा है। बात समझ आई। घर पे आपने कभी भी कोई चीज को टाइट किया होगा, तो टाइट कभी सीधा नहीं होता, उसके लिए भी उसको आपने ऐसे ही करके टाइट किया होगा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट सब टॉर्जन के अंदर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैंने जो एक्सपीरियंस किया पेपर में, अगर इस टॉपिक से उसने इजी लेवल का क्वेश्चन उठाना होगा, तो कभी कभार इतना इजी होता है कि वो ऑलमोस्ट, अगर 100 बच्चा है तो 100 के 100 बच्चे को आता होगा। लेकिन कभी कभार इतना अच्छा क्वेश्चन भी आ सकता है कि शायद वो आपको 10 बार सोचना पड़े पेपर में। तो हम पकड़ा दो, तो हम इस चीज को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर आप आज इनर्शिया सीखोगे, क्या होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, वो सब टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो हेडिंग में टॉर्जन के बाद डेफिनेशन। डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। टॉर्जन, अब मैंने जब ये बात की आपके साथ, इधर ध्यान देना, तो मैंने अभी भी जैसे पेन पकड़ा था हाथ में, तो मैंने वो पेन को ऐसा माना कि मैं उसको घुमा रहा हूं। हमारे सिलेबस में इवन ये टॉपिक आरसीसी में भी आएगा। हमारा मोस्टली इसका जो टॉपिक रहेगा ना, वो सर्कुलर चीजों के साथ ही रहेगा, सिलेंड्रिकल चीजों के साथ ही रहेगा। नॉन सर्कुलर रेक्टेंगुलर पोर्शंस, उधर भी हमने टॉर्जन पढ़ना है, लेकिन वो चीजें इतना डेप्थ में नहीं जानी, ज्यादा नहीं, वो एंड के 15 मिनट में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉर्जन में दोनों चीजें आती हैं, सर्कुलर एंड नॉन सर्कुलर, लेकिन हमारा फोकस मेन किस पे रहेगा, सर्कुलर पे। नॉन सर्कुलर से बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले इस तरीके से, आपने स्टेटमेंट नहीं मतलब डायग्राम मेरे साथ बनेगी इस तरीके से। क्या करो, एक इस तरह की बॉडी बनाओ। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ऐसे 3 एक्सिस दिखाओ, जेड एक्स वाई, ये दिखाओ जल्दी से। जेड एक्स वाई, 3 पेन मुझे पकड़ा देना विद कैप, 3 पेन देना मुझे, जो अभी यूज नहीं करने, कुछ दिखाऊंगा। जेड एक्स और वाई, ध्यान से ऑनलाइन वाले भी इस चीज को समझना जो बताने जा रहा हूं। जेड एक्स और वाई,
जेड एक्स और वाई। पहले टॉर्जन समझते हैं यहां पर। करो स्टार्ट, बना दिया। ओके, सबसे पहले क्या करो आप मेरे साथ, तीन फोर्सेस बनाओ। पी, पी यहां पर बनाओ। कलर क्यों चेंज हो रहा है? पी एक्स लिखो, पी वाई लिखो, और तीन फोर्सेस अपने रिस्पेक्टिव में पी जेड लिखो। पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर आपको इस फिगर को देख के बताना हो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कौन सा है और लेटरल बोलो या ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सा है, लेटरल ट्रांसवर्स एक ही होता है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल कौन सा है? एक्स वाला जो है वो कौन सा डायरेक्शन है? लॉन्गिट्यूडनल। वाई वाला और जेड वाला वो कौन सा है? एक और बॉटल दे सकते हो अपनी, गिरेगी तो ना टेडी करने से। ये ऐसे सिलेंड्रिकल दिख रहा है आपको। अब यहां से जो चीज जा रही है इस तरीके से, ये कौन सा डायरेक्शन होगा? लॉन्गिट्यूडनल। ये डायरेक्शन कौन सा है? वाई जिसको ले रहे हैं, ये भी लेटरल या ट्रांसवर्स। और ये जो बाहर की तरफ आ रहा है ये भी कौन सा है? लेटरल। तो लॉन्गिट्यूडनल तो एक ही बनेगा। अब ध्यान से देखना, हम ये तीन चीजें यहां पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। इस पेन को मैंने मान लिया एक्स डायरेक्शन, इस पेन को मैंने मान लिया वाई डायरेक्शन, और ये वाला पेन को मैंने मान लिया जेड डायरेक्शन। दिख रहा है? जेड आपको ऐसे दिख रहा होगा बट ये इस बोर्ड से बाहर आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं किसी बॉडी को, एक्स है, पी एक्स लेता हूं लोड, और डिस्टेंस लेता हूं वाई वाला, दिस इज वाई, पी एक्स इंटू वाई करता हूं, क्या इसमें ट्विस्टिंग आएगा? नहीं आएगा। ये अगर मेरी आर्म है ऐसे, और मेरा आर्म को समझ जाओ ये पेन की, एक मिनट, अब इस तरह, अब ये जो पेन की पोजीशन है इसमें कौन सा कलर का पेन कौन सा बताओ? ऑरेंज वाला कौन सा हो जाएगा? एक्स। पी एक्स इंटू मैं वाई ऊपर की तरफ जाता हूं, तो ये तो इसको ऐसे कर देगा ना बेंड, तो ये दिस इज नॉट टॉर्जन, दिस इज बेंडिंग। तो मतलब लोड का डायरेक्शन क्या था? लॉन्गिट्यूडनल, और डिस्टेंस का डायरेक्शन क्या था? आपका ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल लोड हो और ट्रांसवर्स डिस्टेंस हो, वो कभी आपका टॉर्क नहीं, टॉर्जन नहीं लाता, वो क्या लाता है? बेंडिंग। अच्छा, अब उल्टा करते हैं। अब ध्यान से कोशिश करना, एक ही बार में समझ लेना, ऐसे बाजू थक जाएगी मेरी। इधर देखना, ये वाला पेन को समझना। अब पीजेड, पीजेड लेते हैं इधर, और डिस्टेंस लेते हैं ऊपर का वाई। तो पीजेड, और जब ये इसको ऊपर जाएगा तो मेरी बाजू घूमेगी ऐसे, दिस इज क्या आ गया? टॉर्क। मतलब ट्रांसवर्स लोड एंड ट्रांसवर्स डिस्टेंस अलग अलग डायरेक्शन के, वो आपको क्या प्रोड्यूस करके देता है? टॉर्क। तो मतलब जो टॉर्क है, जो टॉर्क है आपके पास, टॉर्क हमेशा ट्रांसवर्स इंटू ट्रांसवर्स का होगा, लेकिन जो बेंडिंग है वो किसकी वजह से आएगी? एक लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए उसमें से। बात समझ आई? थोड़ा आइडिया लगा? अब लिखना स्टार्ट करते हैं साइड पे। टॉर्क, टॉर्क ट्रांसवर्स लोड, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ट्रांसवर्स एसेंट्रिसिटी या डिस्टेंस। एसेंट्रिसिटी भी बोल सकते हो या डिस्टेंस भी बोल सकते हो। आगे सुनो, ट्रांसवर्स लोड में यहां क्या क्या बना सकते हो? एक होगा पी जेड इंटू ई वाई, पी वाई इंटू ई जेड। देखो, चेक करो, चेक करो इस चीज को। बन रहा है नहीं बन रहा है?
पी जेड बाहर आ रहा है, वाई के साथ करो, ये टॉर्क देगा। आप इधर में एक भी टर्म अगर आप लॉन्गिट्यूडनल का ले आते हो तो वो देखो बेंडिंग कर देगा। करो मेरे साथ, पी जेड बाहर आ रहा था, ये मेरा आर्म पी जेड इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, वो इसको बेंड ही करेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल का इन्वॉल्वमेंट यहां पर क्या लेके आ जाता है, बेंडिंग लेके आता है। नोट करो, ऑनलाइन में क्लियर है ये चीज? चलो आगे, यहां तक समझ लिया? अगर मुझे यहां कोई आपसे पूछे यार मुझे बेंडिंग चाहिए, तो आप मुझे कोई क्या लोड बना के दोगे कॉम्बिनेशन? बनाओ बनाओ, मुझे बेंडिंग चाहिए, टॉर्क टॉर्क की जगह बेंडिंग चाहिए, तो क्या बोलोगे? जनरली बोलेंगे यार लॉन्गिट्यूडनल लोड इनटू ट्रांसवर्स इसेंट्रिसिटी या डिस्टेंस, या ट्रांसवर्स लोड इनटू लॉन्गिट्यूडनल इसेंट्रिसिटी। टर्म बनानी होगी तो क्या लिखेंगे, px इंटू EZ कर लो, px इंटू EY कर लो, वो आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, बेंडिंग। क्लियर? चलो आगे, इस पेज में कुछ चाहिए? बना लिया? चलो आगे लिखो, साइन कन्वेंशंस ऑफ टॉर्क। साइन कन्वेंशंस ऑफ टॉर्क, साइन कन्वेंशंस ऑफ टॉर्क, साइन कन्वेंशंस ऑफ टॉर्क, साइन कन्वेंशंस ऑफ टॉर्क। एवरीवन इधर फोकस करना, साइन कन्वेंशंस की बात कर रहा हूं। आपने क्या करना है, एक ऐसे सर्कुलर सिलिंड्रिकल बॉडी बनानी है, ये बनाई। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर ऐसे टॉर्क दिखा देना टी। हमें कैसे पता चलेगा ये टॉर्क क्या नेचर क्या है? राइट हैंड, अगर आप में से कोई लेफ्ट हैंडेड है तो थोड़ा मुश्किल होगा, पहले राइट हैंड से आइडिया। आपको अपनी फिंगर्स राइट हैंड की इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क घुमानी है। जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपको इसका इफेक्ट दिखाएगा। आप क्लॉकवाइज किसी चीज को टाइट करते हो, अंदर की तरफ जाता है। जब खोलनी होती है कोई चीज तो आप एंटी क्लॉक घुमाते हो, तो बाहर की तरफ आता है। तो जिस डायरेक्शन में आपका टॉर्क है उधर अपनी फिंगर्स घुमाओ राइट हैंड की, थंब का डायरेक्शन उसका इंपैक्ट बताएगा वो अंदर की तरफ जा रहा है बाहर की तरफ। अगर वो इस फिगर में अंदर की तरफ आ रहा है तो इस टॉर्क को हम पॉजिटिव लेंगे, अगर ये बाहर की तरफ जा रहा होगा तो उस टॉर्क की वैल्यू को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो मुझे दो डायग्राम्स बनाने दो, फिर आप नोट कर लेना। टॉर्क, सॉरी सेम हो गया, टॉर्क। अब देखो, जब मैंने इस डायरेक्शन में अपना राइट हैंड घुमाया तो ये इंपैक्ट अंदर की तरफ आया, तो इस टॉर्क के वैल्यू को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव। ठीक, इसकी ये भी एक एक पकड़ा देना, इधर रख दो, इधर साइड पे, बाद में दे दूंगा। बना दिया? लिखो नीचे एक स्टेटमेंट लिखो, लिखिए स्टेटमेंट। मैम ये दोनों फाइल्स ना ऑनलाइन भी डाल देना बच्चों को, ठीक है? व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं तो शेयर कर देना, ठीक? हाँ, दोनों में कर दो, नए वाले में भी कर दो और पुराने वाले में भी। हाँ दोनों में कर दो। लिखिए, द साइन कन्वेंशन कैन बी एक्सप्लेन्ड, द साइन कन्वेंशन कैन बी एक्सप्लेन्ड, द साइन कन्वेंशन कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of right hand thumb rule. The sign convention can be explained with the help of right hand thumb rule. It can be explained with the help of right hand thumb rule.
next line, if the torque is applied, 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 if the torque is applied in the direction of right hand fingers, if the torque is applied in the direction of right hand fingers, then the thumb will represent, 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 then the thumb will represent axial movement of the, axial movement of the, axial movement of the nut on a nut bolt system, nut on a nut bolt system, nut on a nut bolt system, नट ऑन क्या लिखा, नट बोल्ट सिस्टम, फुल स्टॉप. इफ टॉर्क प्रोड्यूसेस टाइटनिंग इफेक्ट, if torque produces tightening effect, if torque produces, if torque produces क्या लिखा, tightening effect, the thumb points towards the, the thumb points towards the क्या लिखना है, क्रॉस सेक्शन, the thumb points towards the cross section, thumb points towards the cross section. लिख दिया. चलिए देखिए इधर, आपने अब आगे एक लाइन बची हुई है. नॉर्मली आपने बेंडिंग पढ़ा, अभी प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह पढ़ा सब कुछ, हम सिंगल एरो से एक्सियल दिखाते थे. टॉर्क को आपने हमेशा डबल एरो से दिखाना. जैसे ये अंदर की तरफ इंपैक्ट आ रहा है, तो जब इसका फाइनल डायग्राम आप दिखाओगे, मैं शॉर्ट करके दिखा रहा हूं ऐसे, आपका ऐसे करके दिखाते हैं टॉर्क दो एरो से. तो टॉर्क को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, डबल एरो से. इस वाले में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, डबल एरो से बाहर की तरफ. बात समझ आई. लाइन लिख लो पहले, फिर ये नोट कर लेना. लाइन ये कहती है, the double arrow shows the, the double arrow shows the impact of torque, double arrow shows the impact of torque. नेक्स्ट लिखो. अब मैं आपके सामने एक फिगर रख रहा हूं, उस फिगर को देख के आपको बस इतना बताना है कौन सा टॉर्क का कैसा इंपैक्ट होगा, ताकि आपका एक आइडिया लग जाए, बेस बन जाए. ये बना दिया. अब आप क्या करो मेरे साथ, एक टॉर्क ऐसे दिखाओ T1, एक टॉर्क ऐसे दिखाओ T2, T2, एक टॉर्क ऐसे दिखाओ T3, एक टॉर्क ऐसे दिखाओ T4. अब किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा बताओ. अगर यहां पर टॉर्क नेट करना है मुझे, तो बता सकते हो किसका आएगा, कैसा, किसका कैसा इंपैक्ट आएगा बताओ. T1 जो है वो प्लस में देगा, T2 माइनस में देगा,
T3 किस में देगा और T4 भी किस में देगा? नेट इंपैक्ट आ गया। आपने बस अपने हाथ को, राइट हैंड को, फिंगर्स को टॉर्क वाली साइड घुमाना है, थंब जो डायरेक्शन देगा उस हिसाब से इंपैक्ट बना लेना। जल्दी नोट कीजिए। हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो इसी के नीचे, एजम्पशंस इन दी टॉर्जन थ्योरी। assumptions in the torsion theory. 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 यही ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता जेई के एग्जाम में। यस यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। जेई के एग्जाम में वो डायरेक्टली आपको ऐसा पूछ लेगा कि क्या क्या एजम्पशंस चाहिए हैं, या आज के टाइम पे और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो क्या कर सकता है, वो आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एजम्पशंस ऑफ टॉर्जन। तो नॉर्मली मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की है, व्हेन आई वाज इस स्टेज पे था, हम ये लाइनें छोड़ देते थे कि यार ये कौन पूछेगा, से देखा एजम्पशन, चलो सीधे आते हैं आगे बात पे। आजकल वो यहां से क्वेश्चन बना लेता है कि इनमें से कौन सी एजम्पशन है या नहीं है। पिछले बैक टू बैक जो पेपर हुए आए हुए क्वेश्चन इस पे, बेंडिंग की एजम्पशंस पूछ ली। तो मैंने आपको बताया सिविल इंजीनियरिंग में ना एक दो एजम्पशन ऐसी है जो यूनिवर्सली चल रही होती है। सुना होगा आपने, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, वो सब चीजें वो तो रहेंगी रहेंगी, बट जिसकी जो मेन बात है वो पकड़नी है आपने। वो क्या होता है, वो ये चीज कहता है जब मैं इसको टॉर्क लगाता हूं ना, घुमाता हूं, तो जो एंगल में चेंज आता है घूमने पे, वो आपका यहां 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 वो कहता है सेम रहता है, वेरिएशन सेम रहता है। अब बिकॉज ये ऐसे करके घूम रहा है, खींच तो रहे नहीं है, जो इसमें स्ट्रेन आएगा वो कौन सा स्ट्रेन होगा? उसको लीनियर स्ट्रेन तो बोलेंगे नहीं, वो शियर स्ट्रेन फैमिली में ही आएगा। वो फाई से डिनोट करेंगे, पढ़ा हुआ आपने बेसिक्स। नॉर्मली खींचते हैं तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन ऐसा ऐसा करके बनाते थे हम, डेल्टा बोल सकते हो जैसे अभी बोला। लेकिन जब शियर में बात करता है तो स्ट्रेन सारा चेंज किस में हो जाता है, फाई की फैमिली में। तो इसमें बात होगी, तो कुछ एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है। एजम्पशन नंबर 1 लिखो मेरे साथ। पहली एजम्पशन, एजम्पशन नंबर वन पहली, मटेरियल शुड बी आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, मटेरियल आइसोट्रोपिक होना चाहिए। सबको पता है व्हाट इज आइसोट्रोपिक? सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस। कॉमा डाल के, होमोजीनियस, सबको पता है होमोजीनियस क्या होता है? क्या होता है होमोजीनियस? किसी भी जगह देखो, ऊपर देखो नीचे देखो, आपको सेम प्रॉपर्टीज मिलेगी। हर डायरेक्शन में सेम तो आइसोट्रोपिक, हर जगह सेम तो होमोजीनियस। आगे, इलास्टिक, कॉमा इलास्टिक तीसरा नाम, इलास्टिक, इलास्टिक। आगे कॉन्ट्रीब्यूशन में, इन विच हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक्स लॉ इज वैलिड, इन विच हुक्स लॉ इज, क्या बोला मैंने, वैलिड। क्लियर है यहां तक? बात समझ आई? आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस, इलास्टिक। हुक्स लॉ मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये वहीं तक की बात कर रहा है, प्रोपोर्शनल तक की। इलास्टिक प्रोपोर्शनल के क्लोज। पॉइंट नंबर 2, अगला पॉइंट लिखो एजम्पशन में। पॉइंट नंबर 2, प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग, प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग, प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग, बिफोर ट्विस्टिंग, plane section before twisting remains plane even after twisting, remains plane
even after twisting, even after twisting, remains plain even after twisting. मतलब सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग बाद में भी वैसा ही रहता है, उसके अंदर चेंज नहीं आता है. ये सेकंड एजम्पशन इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, ये भी बड़ी बार रिपीट होती है. तीसरा, अच्छा इस लाइन का मतलब क्या होता है ये भी सुनो, ये भी मैं बता देता हूं. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ, प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग विल रिमेन प्लेन इवन आफ्टर ट्विस्टिंग. मतलब जो आपका वेरिएशन है वो एकदम लीनियर है, जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे हैं? लीनियर. मतलब ये कहना चाहता है यहां पर, जो इनमें स्ट्रेन आएगा, वेरिएशन आएगा, वो कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा. ये लाइन लिख देना नीचे छोटा सा. इस लाइन का मतलब ये होता है कि प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग विल रिमेन प्लेन, मतलब जो वेरिएशन है वो लीनियर साइड ही रहेगा. नेक्स्ट, तीसरा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? सेक्शन, सेक्शन इज सर्कुलर. हम सारी बातें किस में करेंगे? सर्कुलर में. बट ये जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है. मतलब पूरा भरा हुआ अंदर से सॉलिड भी हो सकता है, अंदर से खाली खोखला भी हो सकता है, हॉलो वाला सिलेंडर भी, सर्कुलर सेक्शन भी हो सकता है. हम दोनों को स्टडी करेंगे. तो मतलब ये जो थ्योरी है ये दोनों टाइप के सॉलिड्स के लिए वैलिड है. तीसरा, सॉरी फोर्थ, फॉर प्योर सेक्शन, for pure section, for pure section, for pure section काट दो, for pure torsion, for pure torsion, for pure torsion, for pure torsion, the section along the length of the member is prismatic. हम prismatic consider करेंगे इसको. For pure torsion, the section along the length of the member is prismatic. The section along the length of the section along the length of the member is prismatic. Along the length of the member is prismatic. चलो नेक्स्ट, अगला सुनो. ये लिख दिया फोर्थ पॉइंट. इसके ऊपर एक क्वेश्चन और एग्जामिनर पूछ सकता है. प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर ट्विस्टिंग. इसका एक्सप्लेनेशन दो. व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्टेट्स? आप कहोगे सर ये ढूंढ रहा था यहां मिला नहीं. इसका मतलब ये भी है, आपने किसी बॉडी को ऐसे बिफोर ट्विस्टिंग ट्विस्ट किया, वो ये भी बोल सकता है, इसका मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका, ट्विस्ट करने के बाद जो अंदर रेडियस है उसमें वेरिएशन नहीं आया. बिफोर ट्विस्टिंग और आफ्टर ट्विस्टिंग में रेडियस में बॉटल देना, बिफोर ट्विस्टिंग एंड आफ्टर ट्विस्टिंग रेडियस में चेंज नहीं आया. मतलब अगर इसको घुमाया हमने, कि ऐसे घूम तो रही है बॉडी, लेकिन जो रेडियस होगा वो सेम रहेगा बिफोर भी और आफ्टर भी. ये एजम्पशन नंबर इसका मतलब है. तो अगर आप पेपर में ये लाइन ढूंढने बैठ गए कि स्ट्रेन बताओ, तो शायद वहां स्ट्रेन ना मिले आपको. तो ये नीचे नोट करके लिख देना. सबका एजम्पशंस खत्म होगी, फिर एक कॉमन नोट लिखना. द स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेट्स दैट, नोट करके, द स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेट्स दैट, द स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेट्स दैट, the statement number 2 states that the that the radius which are straight before twisting, that the radius which are straight before twisting, radius which are straight before twisting
The radius which are straight before twisting will remain straight even after twisting. Will remain straight even after twisting. Will remain straight even after, क्या लिखा? Twisting. Will remain straight even after twisting. Will remain straight even after twisting. सबने लिख लिया? नहीं, वो वेरिएशन, स्ट्रेन जो रहेगा वो आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ेगा, वो भी इसका मतलब है। बट इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जब घुमाओगे, अब ये मत सोचो पहले रेडियस अगर मेरा था 10, अब वो 15 हो जाएगा, रेडियस विल रिमेन सेम। वो स्ट्रेन ऐसे ही घूम रहा है ना, तो वो घुमाते जा रहा है, रेडियस में चेंज नहीं मान रहा, यही तो असम्पशन लेनी है आपको, आर में चेंज नहीं मानना है। ऐसे खींचने पे आप बोलोगे लेंथ चेंज हो रही है, चेंज क्या होगा अभी देखना ना, चेंजेस आएंगे ना शेप में। आपका पहले बॉडी ऐसे थी बिना छेड़े हुए, अब वो उसकी बॉडी टिल्ट हो इस तरह से हो गए, रेडियस हम चेंज नहीं मानेंगे, हम मानेंगे उसी रेडियस से चेंज हो रहा है वो। हाँ, ये अजम्पशन है, एक्चुअल में हो भी सकता है ना चेंज, ये अजम्पशन है, इस बेसिस पे थ्योरी बनाई है उन्होंने, ये बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो इसके आगे, अजम्पशंस खत्म होगी। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लिखो शियर स्ट्रेसेस इन इलास्टिक टॉर्जन, हेडिंग है ये, शियर stresses in elastic torsion। पूरा चैप्टर इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो अभी मैं आपके सामने फॉर्मूला रख रहा हूं। आप बोलते हो ना सर शॉर्ट नोट्स, मैंने अपने टाइम में जब इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाया था ना, मैंने ये लिखा था, ये टी अपॉन आई पी टाउ अपॉन आर जी थीटा बाय एल। तो बस मेरा यहां चैप्टर खत्म हो गया था, इतने में मैंने पूरा चैप्टर लिख दिया था, क्योंकि वो चीजें मुझे पता थी कि मैं क्या लिख रहा हूं। ये पूरा चैप्टर इस इक्वेशन में बेस्ड है, और जो आपका अगला चैप्टर है इसी से वो बेंडिंग स्ट्रेसेस का फॉर्मूला बनता है। जैसे इधर लिखा हमने टी अपॉन आईपी, क्या लिखा टी, अभी लिखना कुछ नहीं, मैं समझा रहा हूं, पिक करना चीजों को। टी ये हो गया क्या, टॉर्जन। आईपी, अगर आई होता तो इनर्शिया होता है, आईपी का मतलब होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अभी बताता हूं। टाउ शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। आर वो उस सर्कुलर बॉडी के सेंटर से कितना दूर पे आप निकाल रहे हो, तो उसका रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस सुनते रहना अभी। लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो भी होगा, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पढ़ा आपने सबने ये, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, जिस एंगल पे आप उसको ट्विस्ट कर रहे हो। इस रिलेशन से आप ये सारी कोई भी मिसिंग टर्म निकाल सकते हो। आगे यही चीज जो मैं इधर लिख रहा हूं, ये आपको भी नहीं नोट करना, यही चीज जब आपको बेंडिंग में पढ़नी है, जैसे लिख रहा टी अपॉन आई पी टॉर्जन, उधर टी की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा, एम बेंडिंग मोमेंट अपॉन आई, टाउ अपॉन आर उधर होगा सिग्मा अपॉन आर की जगह हो जाएगा वाई, वाई इज द डिस्टेंस, इधर आर क्योंकि सर्कुलर बात करता है वो वाई की बात करेगा, वहां जी लिखा है यहां ई आ जाएगा, अपॉन आर रेडियस ऑफ गायरेशन। ये उस चैप्टर में ये यूज होगा बेंडिंग स्ट्रेसेस में, बट अभी लिखना नहीं है आपको, आपको पूरे चैप्टर में ये चीज यूज करनी है जो आपको मैंने आपके सामने रखी। ठीक है, बनाइए इसको मेरे साथ, बनाओ इस चीज को, जल्दी से नोट करो। जल्दी से, ये सारी टर्म समझनी है, एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है।
ओके नेक्स्ट, चलो इसके बाद लिखो, अगली टर्म लिखो इसके बाद। हम ये सारी टर्म्स को एक एक करके समझेंगे और इन्हीं में से क्वेश्चंस बनने हैं। पहली टर्म लिखो मेरे साथ, ये जो मैंने यहां पर आपको फॉर्मूला दिखाया, अगर मैं आपको बोलूं इनको यूज करना है, ए बी सी, ये 3 टर्म्स हैं, आप किसी को भी किसी से कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी। अभी देखो, सपोज आपको बोला जाए मुझे निकाल के, इधर ध्यान दो, टॉर्जन चाहिए, आईपी के बारे में आइडिया हो, अभी बताने जा रहा हूं, आईपी के रेडियस दिया हो, शियर स्ट्रेस दिया हो, आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। अगर टॉर्जन दिया हुआ है, टॉर्क दिया, टॉर्जन टॉर्क एक ही बात है, दिया हुआ है, आईपी दिया, आर दिया, शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। तो पहले मैं इन दो को उठा रहा हूं एक बार। ठीक है, पहला केस उठाया मैंने, पहला केस उठा रहा हूं, टी अपॉन आईपी, टाउ अपॉन आर, देखते रहना। अगर मुझे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा टी अपॉन आईपी, और यहां क्या चला जाएगा, आर। समझ आया, यस और नो? अब आपको सर टी कैसे निकालें, या तो दे देगा या तो उसने लोड इंटू डिस्टेंस दिया होगा, लोड इंटू डिस्टेंस से टॉर्क निकाल सकते हो। अभी स्टार्टिंग में आज वहीं से शुरू किया। आईपी सर कैसे निकालना है, वेट करो 5 मिनट अभी। आर कैसे निकालना है वो भी बताता हूं, लेकिन यहां पर एक सीखने वाली चीज क्या है, टाउ इज इक्वल्स टू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टी अपॉन, इस अगर आर को मैं नीचे ले जाऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइड पे लिख रहा हूं, आईपी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊंगा तो ऐसे ही होगा। इसे बोला जाता है, जैसे आईपी था पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे बोला जाता है, आप लिख सकते हो, जेड भी बोल सकते हो, एक मिनट को जेड से लिख देते हैं, जेड पी, ये आ गया जेड पी। एंड व्हाट इज दिस जेड पी, ये जेड पी क्या है, सुनो, इट इज पोलर सेक्शन मॉडुलस। बहुत सी जगह पर आपको बस इतना सा क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है जेई में, और बताने के बावजूद भी 90% लोग गलती कर देते हैं और कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा भी आएगा क्वेश्चन, एक सर्कुलर शाफ्ट है, मुझे उसका जेडपी निकाल के दो, ये भी क्वेश्चन आएगा। जेडपी कैसे निकालना है वो मैं सिखाऊंगा, पर पहले इसको ऐसे करके नोट लो यहां तक जल्दी से। क्या करें, मैं भी वही देख रहा था। पीछे बैठ जाओ, पीछे हवा आ रही है, उधर आ रही है, वो कह रहा है, एक कह रहा आ रही है, एक कह रहा नहीं। मोड चेंज किया होगा शायद से। ऊपर चल रहा है कंप्रेसर, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। रुको अभी चेक करता हूँ, करा दी यार। चलो लिखो, करो स्टार्ट। नेक्स्ट टर्म लिखो मेरे साथ यहां पर, इसी रिलेशन में से अगर आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या चीज हुई उस पर देखो, ये चाहिए कुछ स्क्रीन पे आपको। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट यहां पर है, इस जगह पर, तो मैं यूज करता हूं ये रिलेशन, देखो, टी अपॉन आई पी इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल, राइट। सो अगर मैं उस हिसाब से देखूं, टी अपॉन आई पी इंटू एल यहां चला गया और नीचे क्या आ गया, जी।
तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मुझे एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है वो कैसे निकलेगा, TL अपॉन GIP। समझ आए? अब हर टर्म आपको यहां पर पता होगी, हर टर्म एग्जामिनर ने आपको देके रखी होगी। आपको टॉर्क देके रखा होगा, आपको लेंथ देके रखी होगी, आपको जी देके रखा होगा, और आपको पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया होगा, खुद निकालना है। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एंगल ऑफ ट्विस्ट। समझ आ गया? नोट करो इसको जल्दी। नोटेड? करें बात अब पोलर मूवमेंट इनर्शिया के बारे में। चलो देखो नेक्स्ट। इधर देखिए, आईपी क्या होता है ये सीखते हैं। व्हाट इज दिस पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? सपोज मेरे पास एक सर्कुलर बॉडी है, और ये उस सर्कुलर बॉडी का एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया, एक्स एक्स वाई वाई। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द इनर्शिया अबाउट, सुनते रहना, एक्स एक्सिस एक सर्कुलर बॉडी का, तो आपको पता होना चाहिए उसका मतलब होता है π/64d4। आपने इस लाइन के अबाउट बताया। अगर आपको बोलूं व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ वाई वाई, इस लाइन के अबाउट, क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी है, सेम आंसर होगा π/64 अपॉन सॉरी इंटू d4। जब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका मतलब होता है दोनों एक्सिस का सम करना। तो आपको क्या करना है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो करो मेरे साथ, ये π/64d4 दोनों में था, इंटू क्या कर दूंगा, तो ये आंसर कितना बनेगा, πd4 डिवाइडेड बाय 32। दिस इज योर पोलर सेक्शन मॉडुलस, सॉरी पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट सेक्शन मॉडुलस, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर बॉडी। पहला केस कौन सा है, सर्कुलर बॉडी। नोट करो इसको। हो गया? अब दूसरा केस मेरे पास आता है, हॉलो लिखते हैं, हॉलो सर्कुलर। देखो इधर मेरे साथ, पहले शेप बनाते हैं। देखो इधर, ये मैंने बनाया हॉलो,
केस टू हॉलो का। अब यहां पर मेरे पास आउटर से आउटर का डायामीटर मैंने मान लिया डी आउटर, इनर से इनर का डायामीटर मैंने मान लिया डी इनर। ये बीच वाली जगह खाली है बिल्कुल, जिसको मैं शेड कर रहा हूं यही सॉलिड है बस। रुको एक मिनट, सिर्फ ये जगह जो है ये शेडेड कर रहा हूं, ये जो है आपका सॉलिड है, बीच में खाली है। अब ऐसी चीज का किस तरीके से निकाला जाता है? आईपी, पहले इसका निकालते हैं आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। आपको पता है कि बिकॉज ये सिमेट्रिकल है दोनों सेम ही होंगे, तो मैं कोई भी निकालूं दोनों का आंसर एक ही जाना है। वो क्या आएगा? पाई बाय 64। अब देखो डी 4 नहीं ले सकते ना, डी आउटर में से डी, ये तो खाली है अंदर, ये माइनस करना पड़ेगा। सो डी आउटर माइनस, एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत लिख दिया। डी आउटर का 4 माइनस डी इनर का 4, दोनों में से माइनस होगा ना, ऐसे। अब जब आईपी निकालना, आपको पता है आईपी क्या होता है? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो डबल हो जाएगा इसका। तो जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? पाई बाय 32 डी आउटर का 4 माइनस डी इनर का 4। फिर नोट करो। चलो इधर देखिए, अब ये जो चीज है यहां पर फोकस है, ये जो चीज है, अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूंगा जेड निकाल के दीजिए मुझे, इसमें बोलूंगा जेड निकाल। जेड क्या होता है? जेड आज पढ़ा, जेड क्या था? जेड पी, पोलर सेक्शन मॉडुलस। सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं। जेड पी आई पी डिवाइडेड बाय होता था, क्या लिखा था हमने? आर। आर, आर होता है जो सबसे बड़ा आर बनता है, फिगर पे फोकस करना, जो सबसे बड़ा आर बनेगा वो बनेगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सेंटर से जो सबसे बड़ा रेडियस यही होगा। क्या इसी चीज को मैं डाया का आधा भी बोल सकता हूं? क्लियर? तो आईपी की वैल्यू मेरे पास थी, वो कितनी थी? पाई बाय 32, एक मिनट, डी 4 था, स्क्वायर कहां था? 4 था, डिवाइडेड बाय इस रेडियस को लिख सकते हैं क्या? डी बाय 2। सो आपको ये पेपर में एज ए ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इट इज पाई बाय 16 डी क्यू। बहुत बार डायरेक्टली जेई लेवल क्वेश्चन, व्हाट इज द सेक्शनल पोलर मॉडुलस ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर बॉडी? दिस इज द आंसर।
नोटेड? क्लियर है ये चीज? तो मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव ये सॉलिड सर्कुलर का आ गया। चलो मैं नेक्स्ट पे, आपने पीछे ऐड किया ना, ऐसे बना रहे हो, उसी में ऐड कर दिया। हाँ, सासा ऐड करते जाओ। अब अगली फिगर पे चलते हैं। अगली फिगर ये थी। अब इस केस में अगर मुझे ZP निकालना है तो इसका IP डिवाइडेड बाय, वही अगेन पहले बेसिक लिख रहा हूं, R होता है। तो इसके सेंटर से सबसे बड़ा R कौन सा होगा? D आउटर बाय 2, आउटर होगा। इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा, π/64 D आउटर 4 माइनस D इनर 4 होल डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखेंगे? D आउटर बाय, ये लिखेंगे। और जब इसको ऐसे लिखेंगे तो ये आंसर क्या बनेगा? ओ सॉरी, यहां पर 64 नहीं है, 32 था, मैंने ये देख लिया, एक मिनट, π/32। तो जो आंसर बनेगा π/16 D आउटर का 4 माइनस D इनर का 4 होल डिवाइडेड बाय D आउटर। समझा? एक बार देखो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ऑनलाइन वाले कोई डाउट है जल्दी से मेंशन करके दो, अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दो। ZP कैसे निकाला समझ आया? तो व्हाट इज दी सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस फॉर अ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट? π/16 D आउटर का 4 माइनस D इनर का 4 डिवाइड बाय D आउटर। सर इसमें D आउटर क्यों लिया? आपके सामने मैंने दिखाया, सबसे बड़ा रेडियस यही बन रहा था। क्या ये बात सबको क्लियर है? समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है सबको ऑनलाइन में? चलो आगे, नेक्स्ट। चले आगे, नेक्स्ट। ZP समझ आ गया। अब बात करेंगे हम शियर स्ट्रेसेस की। अब हम बात करेंगे इस चीज की, शियर स्ट्रेसेस की। ठीक है? मोस्टली जो आपको क्वेश्चन पेपर में बनना है वो सॉलिड या तो सर्कुलर शाफ्ट के ऊपर बनेगा, या तो वो क्वेश्चन आपको बनेगा इसके ऊपर, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के ऊपर। इन दो पे ही क्वेश्चन बनना है। हेडिंग डालो, शियर स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू टॉर्क। शियर स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू टॉर्क। शियर स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू टॉर्क। shear stresses distribution due to torque. Shear stress distribution ड्यू टू टॉर्क। पेज का यूटिलाइजेशन ऐसे करना, इधर फिगर, इधर मैं डेटा लिखवाऊंगा, दो तीन चीजें आगे, तो ऐसे पूरा पेज यूटिलाइज करना, तभी फायदा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, पहला केस, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, ऐसे पूरा सॉलिड बनाना उसको, ये लगा दो उस पर टॉर्क T। ठीक है? उसके बाद इधर डॉट दिखा दो सेंटर पे, ये डिस्टेंस दिखा दो R, बड़ा रेडियस R। अब एक चीज और सुन लो, हम कैपिटल R जो है वो पूरी बॉडी के रेडियस को देंगे, स्मॉल r कोई भी जनरल हो सकता है। इस बात का मतलब समझ आया?
जिसको नहीं समझ आया वो मेरी ये बात समझना। ये देखो, इस बॉडी का जो सबसे बड़ा रेडियस है वो ये, इसको मैं किससे डिनोट करूंगा? कैपिटल से। मुझे अगर यहां कोई निकालना है, यहां निकालना है, यहां निकालना है, इनको मैं स्मॉल आर से डिनोट करूंगा। समझ आया? ये चीज समझ आई कि मुझे कैपिटल आर टर्म यूज करनी है फुल रेडियस के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आप इसके आगे एक सर्कल, इसके आगे एक सर्कल बना दो। मतलब ये जो बॉडी थी, ये इसका फ्रंट दिखा रहा हूं मैं, ये ऐसे जो है ना, इसका ये वाली जगह को मैं सामने दिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसे बनाओ सामने। दिस इज योर डाया। बनाओ ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं। हर टर्म समझाऊंगा, डोंट वरी। पहले बस आप लिखना, आराम से इस चीज को लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं बोर्ड पे। हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है। बनाया या बना रहे हो? ये तो सब समझाना था कि आर मैंने कैपिटल दिखाया है, स्मॉल आर कुछ भी हो सकता है। पूरा डायमीटर अगर 20 सेंटीमीटर का है तो रेडियस, सबसे बड़ा रेडियस कितना होगा? 10। तो रेडियस तो और भी हो सकते हैं छोटे छोटे अंदर। वो चीज थी। अभी बताता हूं मैं क्या समझा रहा था, वो उसी फिगर में समझ आ जाए। बना दी? ओके। टॉपिक का नाम है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, फोकस ऑन बोर्ड। हमने आज सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा, दैट टी अपॉन आई पी इज इक्वल्स टू टाउ डिवाइडेड बाय क्या? आर। और यहां से अगर मुझे शियर स्ट्रेस निकालना है, दैट इज टी अपॉन आई पी, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? आर से। यही पढ़ा हमने। अब देखो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे मैक्सिमम सबसे बड़ा शियर स्ट्रेस निकालना है, आपकी सॉलिड हो, हॉलो हो, सर्कुलर बॉडीज पे जो सबसे बड़ा स्ट्रेस आपको आउटर फाइबर्स पे मिलता है। तभी मैंने यहां क्या बनाया हुआ है? और टाउ मैक्सिमम। अगर मुझे टाउ मैक्स निकालना है क्वेश्चन के अंदर, टॉर्क तो क्वेश्चन में गिवन होगा, आईपी जस्ट अभी सिखाया मैंने कैसे निकालते हैं। अब बताओ, मैक्सिमम निकालने के लिए आप रेडियस कौन सा यूज करोगे? रेडियस कौन सा यूज करोगे? पूरा। ये वाला रेडियस यूज करोगे, ये वाला रेडियस यूज करोगे। मतलब अगर आप यहां पर आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर लिखते हो, ऑटोमेटिकली आपको कौन सा टाउ मिल जाएगा? टाउ, आपको टाउ मैक्स मिल जाएगा एक्सट्रीम फाइबर्स का। ये इसका बिहेवियर है। और ये बिहेवियर कैसा है? इसे बोलते हैं लीनियर बिहेवियर। लीनियर बिहेवियर का एडवांटेज, अभी कुछ मत लिखना, लीनियर बिहेवियर का एडवांटेज देखो। लीनियर बिहेवियर का एडवांटेज ये है, यहां मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। सपोज एग्जामिनर ने क्वेश्चन में आपको सपोज टाउ मैक्स पहले से दे के रखा था, आपको सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का आर लिख रहा हूं तो रेडियस भी दे के रखा था। टिक मारो, जो जो दिया वो लिख रहा हूं। कह रहा है मुझे आप 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर से, मुझे आप 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर से टाउ निकाल के दो।
बात समझ आई? अब करने में तो हम यहां से भी कर सकते हैं, टाओ दिया होगा, आईपी निकाल के आर पुट कर दो 2, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा आपके लिए। वी कैन यूज सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट ऑल्सो। आपके पास अगर ये टाउ मैक्स है, आपके पास अगर ये रेडियस है, आपको यहां से किसी और डिस्टेंस पे पूछ रहा है, आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, वो भी लिख देता हूं। टाउ मैक्स डिवाइडेड बाय उसका रेडियस, सो टाउ डिवाइडेड बाय उसका रेडियस। क्लियर हुआ? क्लियर है ये बात? उल्टा सोचो, अगर आपको 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर पे टाउ देके रखा था, ये दो डेटास दिए हुए थे, क्या था मैक्सिमम टाउ चाहिए, तब भी आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। सही है बात, समझ आ गया? लेकिन अगर दिया ही एक डेटा है, मैक्सिमम निकाल के दो, तो मतलब आपको कहां निकालना है, एक्सट्रीम फाइबर्स पे। ये बात समझ आई? और ये बिहेवियर कैसा है, लीनियर बिहेवियर। बना दो इसको। ये अंदर ही रखो, ये वहीं से ले लेंगे। अच्छा, वो कर लेना जो मैंने बोला। चलो आगे। करो स्टार्ट। बोर्ड पे देखिए। अब बात करते हैं अगले केस की, जिसमें मैं हॉलो की बात करूंगा। तो केस 2 लिखो, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट की जगह हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। इस तरह से बनाओ, और यहां पर बीच में हॉलो दिखा दो, और उसको ऐसे कनेक्ट भी करके दिखा देना कि ये हॉलो है। अंदर से हॉलो है, ठीक है। सेम जैसे पहले बनाया, ऐसे करो, बीच में एक हॉलो दिखा दो। उसके बाद लाइंस ड्रॉ करो। उसके बाद एक सेंटर लाइन ड्रॉ करो। पहले ऐसे बनाओ जैसे मैंने बनाया। देखिए इधर,
जो बीच में हॉलो वाला पोर्शन था वहां मैंने कुछ नहीं बनाया, समझ आया? टाउ मैक्स दिखा दिया, वैल्यू डिक्रीज हुई, वहां तक लाया, फिर आगे खाली कर दिया। तो ऐसा शेप किसका बनता है? हॉलो सर्कुलर शाफ्ट्स का। बनाया? चलो नेक्स्ट, नंबर थर्ड, ट्यूबुलर सेक्शन। 2016 में एक बार ये क्वेश्चन आया था ट्यूबुलर सेक्शन के ऊपर। जैसी गाड़ी में ट्यूब डलती है ना, उस तरह का सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्शन। ट्यूबुलर सेक्शन, ठीक है? थोड़ा फ्री हैंड बनाना इसकी डायग्राम इस तरह से, थोड़ा सा मुझे ठीक करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, यहां पर डॉटेड, ऐसे। उसके बाद आप लोग क्या करो, सेंटर से डॉट बना के रेडियस दिखा दो, ये इसकी थिकनेस दिखा दो। तो साइड पे लिख लो, कैपिटल आर जो मैं ले रहा हूं दैट इज मीन रेडियस, दैट इज मीन रेडियस। स्मॉल टी जो मैं ले रहा हूं दैट इज थिकनेस, एंड जो थिकनेस है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू रेडियस। समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंट है ये ट्यूबुलर, ए लेवल के लिए है 2016 में। टाउमैक्स निकालना है, हाँ, आउटर एक्सट्रीम फाइबर पे है ना, बिल्कुल लेना। कराऊंगा मैं क्वेश्चन, घबराना क्यों, मैं भाग थोड़ी हूं, मैं इधर ही हूं, सब बताऊंगा। अभी तो पहले कॉन्सेप्ट बना रहा हूं मैं, जब 50% कॉन्सेप्ट फिर 50% क्वेश्चन, फिर 50, दो, कम से कम 2 दिन का टॉपिक है ये। चलो आगे। अच्छा, ट्यूबुलर सेक्शन में बात करता कि 2016 में क्वेश्चन आया था, वो क्या आया था, एक तो वो ध्यान रखना, और थिकनेस इतनी नहीं होती जितना रेडियस होता है, तो वहां से एक स्टेटमेंट और हमें पता होनी चाहिए। लिखो मेरे साथ नीचे यहां पर स्टेटमेंट में, इन अ ट्यूबुलर सेक्शन ड्यू टू स्मॉल, in a tubular section due to, in a tubular section due to small thickness, in a tubular section due to small thickness, in a tubular section due to small thickness, due to small thickness, shear stress variation is ignored, shear stress variation is ignored, shear stress variation is ignored, shear stress variation is ignored. It means that, it means that, it means that along the thickness of the wall, पूरी थिकनेस पे हम ये मान के चलेंगे टाउ इज कांस्टेंट। समझना इधर जो मैं बताने जा रहा हूं गाइस, इधर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज ये थिकनेस इतनी ज्यादा नहीं है, इधर इधर भी तो थिकनेस थी, ये भी तो था, ये बीच में क्या था, ये बीच में हॉलो था सारा, बट हमने वेरिएशन दिखाया। कहता है ये रेडियस के कंपैरिजन में ये इतना ज्यादा नहीं होता है, तो जो हमने इसके अंदर वेरिएशन दिखाना कि इधर ज्यादा इधर कम, वो हम नहीं लेंगे, हम मानेंगे थ्रू आउट ये थिकनेस पे टाउ की वैल्यू क्या है, क्या है, कांस्टेंट। एक ये फॉर्मूला पूछेगा पेपर में, लिखो इसके नीचे, फॉर अ ट्यूबुलर सेक्शन, ये मत लिखो, आपने 2 बार लिख दिया ऊपर फॉर अ ट्यूबुलर, अब इसके बाद सीधे ऐसे लिखो, टाउ इज इक्वल्स टू, टाउ इज इक्वल्स टू टॉर्क डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ सिखाऊंगा यहां से, ध्यान देना। करो स्टार्ट, फॉर्मूला लिख लिया,
पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। चलो मैं करूं बात इस पे। अच्छा, मैंने ये इधर रखी हुई है। आज आपने पढ़ा, आराम से पीछे करना, पेज पीछे करो। टाउ, ये टॉर्क नीचे क्या आता है जनरल फॉर्मूले से? नहीं आता ना, तभी कहा देख के बताओ। होशियार क्यों बन रहे हो? देख के बताओ। टॉर्क इधर, टी नीचे क्या आएगा? फिर होशियार बन रहे हो, देखो एक बार ढंग ढंग से। क्या आएगा? आईपी होता तो फिर मुझे आर भी दिखाना पड़ता। तो ये चीज जो बेसिकली लिखी है यहां पर, ये कुछ ऐसी चीज लिखी है, टाओ इज इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन जेडपी। अगर आप आईपी बोलते तो आईपी ऐसे लिखते थे ना हम, टी अपॉन आईपी, फिर होता है इनटू आर। तो ये उस फॉर्म में थोड़ी है, ये किस फॉर्म में है? टी अपॉन एक डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये आया था मुझे 2016 में क्वेश्चन, ध्यान से समझना ये चीज। व्हाट इज दी पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ ट्यूबुलर सेक्शन? तो आंसर क्या होगा? व्हाट इज द पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ ट्यूबुलर सेक्शन? आंसर क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर टी। क्या ये बात समझ आई? व्हाट इज द पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ ट्यूबुलर सेक्शन? इज दैट क्लियर? चलो मैं आगे, आगे देखो, अभी खत्म नहीं हुआ, फिर एक ही बार नोट करो ना। हम सबको पता है ZP जो होता है वो IP डिवाइडेड बाय कैपिटल R होता है। होता नहीं होता है? तो अगर मुझे यहां से कोई पूछ ले व्हाट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ZP मेरे पास था 2 पाई R क्यूब इंटू टी हो जाएगा। ये बात समझ आई या नहीं समझ आई? यस और नो? आपकी शांति को क्या समझू मैं, आ गया समझ? तो फिर बताओ, ये चीज यहां से शुरुआत हुई, टाउ टी अपॉन जेडपी, उसी से इसको कंपेयर करो। टाउ लिखा था, टाउ लिखा, टी लिखा है, टी लिखा है, मतलब ये नीचे वाली टर्म किसके बराबर होगी? जेडपी के। तो पहला ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये 2016 में आया था हमको आरपीएससी में, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ ट्यूबुलर सेक्शन, दिस इज द फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन बना के रेडी रखते हैं, क्या बताओ आईपी पूछ रहे इसका, तो आईपी के लिए फिर मैंने फॉर्मूला बनाया, जेडपी होता है आईपी बाय आर। तो इस आर को जेडपी से मल्टीप्लाई करो, आईपी नहीं मिल जाएगा? जेडपी मेरे पास था, आर को मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यूब आ जाएगा। क्या ही समझ आया? कभी कभी आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, मैं क्यों अपने साथ ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे वाले एक्सप्रेशन लग रहे हैं। तो ये चीजें पेपर में आ सकती हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मैं अभी तो मेरे खेलने के दिन थे, तो कहाँ फंसा दिया मुझे, ऐसा लगता है। देखो, टाइम तो रुकता नहीं है किसी के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा बीटेक के बाद कब एक साल हो गया। आपको लगा अभी तो बीटेक करके आया हूं मैं, 2 साल 3 साल, वो बहुत जल्दी टाइम निकलता है। इस साल के देखो 4th मंथ स्टार्ट हो गया, पता ही नहीं चलेगा। और आपको एक टाइम के बाद रियलाइज होगा कि मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी एज इतनी ज्यादा हो गई है, ये आएगा रियलाइज एक टाइम के बाद। और तब तक एफिशिएंसीज भी गिरती है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ हर क्लास में, अभी आप लोगों ने सॉइल नहीं पढ़ा, सॉइल में कर्व होता है ओएमसी कर्व, ऑप्टिमम मॉइस्चर कर्व, कॉम्पैक्शन के अंदर। हमारी लाइफ का ग्राफ भी वैसा ही होता है, ये ऐसा कर्व होता है वो। एक सर्टन एज तक आपकी पीक होती है, उस टाइम तक आप करियर में जो करना चाहते हो कर सकते हो। फिर आफ्टर सर्टन टाइम भी बढ़ते, एज भी बढ़ती जाती है, आपकी एफिशिएंसी भी गिरती जाती है। उस पीक तक अगर आप कुछ अचीव करो लाइफ में तो लाइफ सेट हो जाती है, नहीं तो फिर उसके बाद आपको पता है क्या होता है। इसलिए वो उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी होती है, नहीं तो एक सर्टन टाइम के बाद आपसे मन भी नहीं करेगा पढ़ने का, कंसंट्रेशन भी नहीं उतनी रहेगी जो एक इनिशियल एज में रहती है। चलो नेक्स्ट, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, अब इसमें भी एक्सेप्शन होंगे। ट्यूबुलर सेक्शन भी हो गया, 3 सेक्शंस के बाद नेक्स्ट लिखो, composite shafts. Number 4th is composite shafts. Composite shafts. Composite shafts. Composite shafts. Composite shafts. Composite shafts. What is the meaning of composite? सिर्फ composite shaft तो छोड़ो, composite तो पढ़ा है हमने यहां पर। What is the meaning of composite? एक से ज्यादा जब जुड़ेंगे, जैसे आपके पेन के अंदर उसकी रिफिल है,
वो एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है, शाफ्ट है, मतलब एक के अंदर एक और कोई चीज अगर मैं दिखा सकूं यहां पर, यही है ये, दिस इज ऑल्सो कॉम्पोजिट। ये आउटर बॉडी, उसके अंदर एक और सिलेंड्रिकल बॉडी क्या है, रिफिल, इट्स अ कॉम्पोजिट। लेकिन ये वाला कॉम्पोजिट आपके पेपर में नहीं आया, क्योंकि इस सॉलिड सर्कुलर और रिफिल के बीच में गैप रखते हैं ना, ये हम जो पढ़ेंगे वो बिना गैप वाला पढ़ेंगे। गैप वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं आपको, वो सिर्फ ईएससी में आते हैं और गेट में आते हैं। पकड़ो, कॉम्पोजिट शाफ्ट, लिखना कुछ नहीं, पहले समझना। सेम ऐसी शक्ल बनाते हैं जैसी हमने पहले बनाई, उसी से समझ आएगा। ये बनाया मैंने एक शाफ्ट, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एंड ट्राई टू फोकस की बात क्या, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करना। ये आ गया दूसरा शाफ्ट अंदर, वो भी मैंने साथ में दिखा दिया। पहले हॉलो किया था, हॉलो नहीं है, हॉलो नहीं है, मतलब ये वाला शाफ्ट भी एक मटेरियल है कोई, ये भी एक क्या है, मटेरियल है। अगर मैं इस शाफ्ट को निकाल दूं तो फिर ये हॉलो शाफ्ट बन जाएगा। बात समझ आई? अगर मैं इसको हटा दूं तो ये जो येलो वाला पार्ट है ये क्या बन जाएगा, एक हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। उस हॉलो वाली जगह के अंदर एक और शाफ्ट घुसा दिया। मान लो दिस इज मेटल 1 और ये मान लो क्या, मेटल 2, दो मेटल्स आगे। क्या बात समझ आई? ये दोनों शाफ्ट जो हैं, इसको कॉम्पोजिट के साथ साथ एक और नाम से बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर। पैरेलल ही है ये, पैरेलल दिख रही है, सो कॉम्पोजिट शाफ्ट्स को इस केस में क्या बोला जाएगा, पैरेलल शाफ्ट्स। पैरेलल शाफ्ट्स भी इन्हीं को बोला जाएगा। पहले इतना बनाओ जल्दी से, पेज का लेफ्ट पोर्शन यूटिलाइज करना, काफी कुछ लिखना है इधर। करें स्टार्ट? ओके, इसको बोलते हैं शाफ्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल, बोल सकते हैं। और दूसरा नाम क्या बोल इसका मैंने, कॉम्पोजिट शाफ्ट्स। अगर ये दोनों मेटल सेम हो जाएं फिर तो ये कॉम्पोजिट नहीं है, मतलब कॉम्पोजिट होने के लिए दोनों को अलग अलग मटेरियल का होना जरूरी है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एक टॉर्क लगाया टी, इस कॉम्पोजिट शाफ्ट पे एक टॉर्क लगाया, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में अंदर अंदर ही हैं, जितने से ये बाहर वाला घूमेगा, ट्विस्ट हो रहा होगा, उसी एंगल से अंदर वाला भी ट्विस्ट होगा। बात समझ आई? अब मेरी एक फंडा है इसकी, और फोर्थ और फिफ्थ थ्योरी के अंदर, फोर्थ और फिफ्थ से ही क्वेश्चन बनना है पेपर में। फोर्थ और फिफ्थ थ्योरी ऐसी है, ये है पैरेलल, अगला वाला है सीरीज। आप एक थ्योरी को दिमाग में रखो, दूसरी थ्योरी उसकी उल्टी है, वो आपकी कॉल है, आपको किसको करना है। जैसे मैंने क्या बोला, इस शाफ्ट को अगर मैं टॉर्क लगाऊंगा, ट्विस्ट करूंगा, जब जितने एंगल से वो मेटल 1 घूम रहा है, उसी एंगल से मेटल 2 भी घूमेगा। मतलब घूमना मतलब ट्विस्ट मतलब एंगल, मतलब इस केस में थीटा क्या रहता है आपका, क्या रहता है, सेम। तो अगर इस वाले केस में थीटा सेम होगा तो सीरीज वाले केस में थीटा डिफरेंट होगा। बात समझ आई? एक दिमाग में रखो, दूसरा उसका ऑपोजिट होगा। बिकॉज ये अलग अलग मेटल्स थे, टोटल टॉर्क टी लग रहा है, तो कुछ इस टॉर्क का पोर्शन ये संभाल रहा है, कुछ टॉर्क का पोर्शन ये संभाल रहा है। मतलब T1, मेटल 1 को मैं T1 बोल रहा हूं, T1 अगर मेटल 1 संभाल रहा है, T2 अगर मेटल 2 संभाल रहा है, तो T1 प्लस T2 मिलके किसके बराबर होगा, T के बराबर होगा। तो मतलब मैंने इस वाले केस में क्या किया, दो टॉर्क का सम किया और वो टोटल टॉर्क के बराबर किया। तो उल्टा सोचो, सीरीज में वहां जो मर्जी होगा टॉर्क सेम रहेगा। तो अभी जो लिखना कुछ नहीं, मैं आपको ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको स्टेटमेंट्स लिखवाऊंगा। तो इसमें मैंने एक स्टेटमेंट ये पढ़ी कि थीटा ऑफ मेटल 1 जो है वो थीटा ऑफ मेटल 2 के बराबर होगा इस केस में। और दूसरी स्टेटमेंट मैंने क्या पढ़ी कि टॉर्क जितना 1 पे लगेगा प्लस टॉर्क जितना 2 पे लगेगा वो मिलके किसके बराबर होगा, टोटल टॉर्क के। अगर ये फंडाज आपके पैरेलल में लगते हैं, इतना सा शॉर्ट नोट्स बनेगा आपका, लेकिन तब फायदा जब कॉन्सेप्ट पता होगा। यही चीज जब हम सीरीज में पढ़ेंगे तो मैंने क्या बोला, क्या करना है आपने,
उल्टा याद कर लेना। उल्टा क्या है इसका? θ1 प्लस θ2 मिलके टोटल थीटा के बराबर होंगे, एंड टॉर्क 1 जो है वो टॉर्क 2 के बराबर हो। ये आप अभी लिखना मत, ये जब हम सीरीज पढ़ेंगे तब। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? ओके, चलो लिखना स्टार्ट करो फिर। आपने कहां तक बनाया अभी डायग्राम? चलो स्टेटमेंट लिखो। नंबर 1, if two metals are joined, if two metals are joined, if two metals are joined in parallel combinations, if two metals are joined in parallel combinations, if two metals are joined in parallel combinations to form a composite shaft, to form a composite shaft, to form a composite shaft, लिख दिया, which is subjected to a torque capital T, which is subjected to a shaft capital T, which is subjected to a shaft capital T, sorry, which is subjected to a torque capital T as shown in the figure, which is subjected to a torque T as shown in the figure। दिख रही है आपको? सबको दिख रहा है? उसके बाद नीचे उसके बाद नीचे let T1 torque is resisted by the outer metal, let T1 torque is resisted by the outer metal, let T1 torque is resisted by the outer metal, let T1 torque is resisted by the outer metal, and T2 torque is resisted by the inner metals, and T2 torque is resisted by the inner metal, sorry, T2 for inner। T1 किसके लिए था? आउटर के लिए। T2 किसके लिए था? इनर के लिए। देन सबसे पहले ये लिखो, सबसे पहले ये लिखो, T1 प्लस T2 किसके बराबर होगा? T के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देना। चलो आगे, चलो नेक्स्ट, अगला स्टेटमेंट। सिंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन, since there is no relative motion, since there is no relative motion between two metals, क्या दो मेटल्स के बीच में कोई गैप रखा हुआ है? और आपने रखना भी नहीं है, पीएससी तक नहीं आएगा गैप वाला क्वेश्चन। since there is no relative motion between the two metals, hence the angle of twist, hence the angle of twist, hence the angle of twist, hence the angle of twist will be same for both metals, will be same for both metals, will be same for, क्या लिखा? both metals। दोनों मेटल्स के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या रहेगा? क्योंकि कोई मोशन नहीं है, वो एक ही जैसे एंगल से घूमेंगे, तो फिर ये आ गया आपका स्टेटमेंट नंबर 2, ये आ गया आपका स्टेटमेंट नंबर 2। हो गया? अब पेन ड्रॉप कर दो और कॉन्सेप्ट समझ लो मेरे से, फिर मुझे यहीं पे एंड कर दूंगा इस टॉपिक को आज, कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाउ टू सॉल्व पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे करने। एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है? पहला, टॉर्क देके रख देगा, लेट अस सपोज टॉर्क दे देता है 100 न्यूटन मीटर, राइट? मुझे बताओ ये वाला मेटल कितना टॉर्क लेता है, या दोनों मेटल्स का टॉर्क बताओ। मेरे पास यही दो रिलेशंस है, कौन से? थीटा सेम एंड T1 प्लस T2 मिलके T के बराबर। सबसे पहले मैं यूज करूंगा ये वाला रिलेशन। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट चल रहा है, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। स्टेप नंबर 1, आपको पता है कि θ1 किसके बराबर होगा, और θ1 मतलब मेटल 1, आज ही पढ़ा आपने,
T1 इसका लेंथ L अपॉन जी आई पी। अभी याद नहीं हुआ होगा बट मैंने पीछे लिखवाया है एंगल कैसे निकालते हैं, TL अपॉन जी आई पी। अब इधर देखो, इधर देखते रहो, बाद में नोट। दूसरा मेटल का T2 लेंथ तो मैंने बराबर रखा ना दोनों का, L अपॉन जी आई पी, ठीक है, इस तरीके से। अभी नहीं, अभी क्लास चल रही। तो आगे देखो, यहां पर लेंथ लेंथ कट जाएगा, फोकस है। जी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर वो सेम हुआ तो काट दो। अगर उसने बोल दिया इस वाले मेटल को इस मेटल से 2 टाइम्स है 1 टाइम है तो लेना पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल मैं क्या कर देता हूं, काट देता हूं। आई पी 1 वाले का 1, 2 वाले के साथ क्या 2। अच्छा, सोच के आंसर देना। चलिए आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहले मान लो ये वाला था डी आउटर और ये वाला था डी इनर, ठीक है। मतलब ये वाला है डी इनर, ये वाला है डी आउटर। जब मैं IP1 मुझे यहां लिखना होगा तो मैं IP, गलत होगा कोई बात नहीं, ट्राई करना। IP1 को क्या लिखेंगे, बोले देना उसको, अगर आप रेडी रखना, अगर इसने आंसर नहीं दिया। IP1 को क्या लिखेंगे, बताओ, बोलो जो है आंसर बताओ। ऐड नहीं, मुझे वैल्यू चाहिए, क्या लिखेंगे IP1? IP1 समझना, पता है क्या क्या लिखेंगे? गलत हो गया। हाँ IP1 बोला था। अभी भी गलत बोल रहा है तू, फिर से सोच क्या बोल रहा है, आधी स्टेटमेंट बोल रहा है। आसिफ क्या होगा? मैंने बोला IP1 चाहिए मुझे, क्या लिखेंगे? अगर मैं यहां लिखता हूं π/32 होता है इसमें। अब यार आपने जब 1 वाला निकालना है, ध्यान से सुनना, इसको हटा दो। जब इसको नहीं इमेजिन करोगे तो ये हॉलो नहीं बन गया। जब हॉलो बन गया तो हॉलो का क्या होना था, डी आउटर का 4 माइनस डी इनर का 4, वो यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। 4 कहां बोला था तुमने कहा डी आउटर D2 D1 कर रहा था, कैजुअल वे में नहीं आंसर। मैंने हमेशा बोला ऐसे आंसर्स दो प्रोफेशनली, आपको इंटरव्यू में कोई पूछ रहा है इस कैजुअल वे में, वो कहेगा चलो बाहर। ऐसे नहीं सर, डी मैंने तो डी बोला, D4 बोलो ना, मुझे क्या पता कि मन में क्या चल रहा है आपके। तो हॉलो ही तो बनेगा। जब आप IP1 अकेले देख रहे हो तो ये हटा दो तो वो हॉलो हो गया। और जब आप IP2 की बात करोगे तो ये तो सॉलिड है पूरा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा π/32 डी इनर का 4। आप लोग ये तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कुछ लेंथी नहीं होगा। इधर देखो, जब आप इधर इधर ये वैल्यू लिखोगे π/32, π/32 दोनों में कट जाएगा। और डाया उसने पता कैसे दिया होगा, आउटर डाया इनर डाया से 2 टाइम्स है, तो आपको यहां पर 2 टाइम्स करके वैल्यू निकालनी होती है। बात समझ आई? आइडिया दे रहा हूं, क्या जब ये सॉल्व करोगे क्या आप इस रिलेशन से T1 एंड T2 के बीच में एक रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर लोगे? जैसे T1 इज 2 टाइम्स ऑफ T2, 3 टाइम्स ऑफ, ऐसा कुछ आ जाएगा। वंस यू गेट दैट रिलेशन, स्टेप नंबर 2, इधर आ जाना है। कहां जाना है, इस वाले रिलेशन पे आ जाना है। तो जब आपके पास होगा सपोज T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T, तो यहां पुट कर देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? नोट करो फिर जल्दी, ऑनलाइन में क्लियर है ये? IP1 को क्यों हॉलो कंसीडर किया, समझ आया? क्योंकि वो बीच वाले को हटाना था। समझ आया कैसे करना? आखिरी बात बताओ, देन विल यहां पर एंड करेंगे। अच्छा, आपने T1 T2 निकाल लिया, निकल जाएगा। सपोज मान लो यहां से T1 इज इक्वल ट्वाइस ऑफ T2 आता, तो आप यहां पुट करते आंसर आ जाता। लेकिन अगर एग्जामिनर ने बोला होता आपको कि मुझे चाहिए कितना स्ट्रेस, सुनना ध्यान से, कितना स्ट्रेस मेटल 1
संभाल रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल मेटल का वो पूछ रहा है स्ट्रेस कितना संभाल रहा है, शेयर स्ट्रेस, तो आपको उस रिस्पेक्टिव मेटल का टाउ चाहिए, मतलब उस रिस्पेक्टिव मेटल का टी चाहिए। क्योंकि स्ट्रेस कैसे निकलता है, थर्ड स्टेप, स्ट्रेस निकलता है टी अपॉन जेड करके। तो अगर आपको मेटल 1 का स्ट्रेस चाहिए होता तो इधर क्या आ जाता, टॉर्क 1 और उसका Zp1। सिमिलरली मेटल 2 का चाहिए होता तो टॉर्क 2 अपॉन नीचे क्या आ जाता, Zp2। टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2 तो आप निकाल लोगे, तो आपको यहां से टाउ भी मिल जाएगा। दिस इज द एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन, यहां तक लास्ट। बट आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको कोई भी एक पार्ट पूछेगा बीच से। ये मेंस का क्वेश्चन हो गया पूरा यहां तक। एक मेंस के अंदर 3-4 ऑब्जेक्टिव निकल जाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट, मेरे साथ सुन लेना। आपको ये क्वेश्चन आ गया, आपको क्या दो फंडे दिमाग में रखने हैं, जब शाफ्ट की बात होती है घुमाएंगे एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल रिमेंस सेम, बस वहीं से क्वेश्चन उठाना है। एंगल सेम पकड़े, दोनों को रिस्पेक्टिव एंगल्स का फॉर्मूला लगाया, जो जो कट सकता था काट दिया, लेंथ हमेशा कटेगा, जी जी कट सकता हुआ काट दिया, IP1 IP2 पुट किया, वो भी मोस्टली कट जाएंगी चीजें सारी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या पता इतना ही ऑब्जेक्टिव आ जाए। दूसरा, इंडिविजुअली कोई टॉर्क चाहिए, तो जो यहां से इनके बीच में रिलेशन डेवलप हुआ होगा उस रिलेशन को सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप स्टेटमेंट नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको T1 T2 निकल जाएगा। या तो ये क्वेश्चन आ सकता है एक्सट्रीम लेवल, लास्ट लेवल क्वेश्चन, ये मेटल कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दे रहा है, तो वो कैसे निकलेगा, उस मेटल का टॉर्क डिवाइड बाय उस मेटल का Zp। इज दैट क्लियर? समझ आया? चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। आप मुझे दे दो, मैं प्रोवाइड कर दूं।